बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेस्ट NET 4 के बेसिक मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। नेस्ट के अंदर आप लोगों का बेसिक मैथ का पोर्शन सिर्फ उन स्टूडेंट्स का आता है जिन्होंने लॉ के अंदर अप्लाई करना हो, जिन्हें नेस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर अप्लाई करना हो, या जिन्हें सोशल साइंसेज के रिलेटेड इस तरह के फील्ड्स के अंदर अप्लाई करना हो। उनका बेसिक मैथ के 100 MCQs आते हैं। आपके पेपर के अंदर 100 MCQs नेस्ट बेसिक मैथ के, ये बेसिक मैथ के आएंगे, और 100 MCQs आप लोगों के इंग्लिश के आएंगे। तो इस तरह 200 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा के, फ्रैक्शन परसेंटेजेस के रिलेटेड आते हैं, रूट्स मीन, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो डिस्टेंस के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, और इक्वेशंस के रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को नेट के अंदर भी करवाए थे। इन क्वेश्चंस को हम पहले कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ भी हम मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अलजेब्रा। अलजेब्रा से क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रा के अंदर। कि पहला क्वेश्चन है, लेट एल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 175। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। वो कह रहा है कि एल हमारे पास एलसीएम आ रहा है 175 का एंड 105 का। अमंग ऑल द कॉमन डिविजर, जो डिवाइजर्स है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन 1 फॉर 175 एंड 105। डी हमारे पास क्या आ रहा है? स्मॉलेस्ट आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके एलसीएम वगैरह को। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? 175 आ रहा है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, हम सबसे पहले क्या करेंगे? 175 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 175 का हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। उसके बाद 5 7 जा और फिर 7 1 जा। तो ये हमारे पास बना 175 इक्वल टू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर हमारे पास बन गया। और उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं 105 वाले का। अब 105 कैसे बनेगा? ये डिवाइड होगा 3 पे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 5 7 जा और 7 1 जा। तो हमारे पास 105 के क्या क्या बने रूट्स? इसका 3 5 और 7 स्क्वायर बना, ऐसे ही है। अच्छा, अब इन दोनों में 5 और 7 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे 3 कितना हमारे पास? 0 है। 3 की पावर यहाँ पे 0 आ रही है। ओके, ये जो लास्ट में बचा इसको मैं 3 की पावर 0 लिख लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें सबसे कम मल्टीपल हमारे पास कौन सा मौजूद है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक 3 है हमारे पास, एक 5 स्क्वायर है, और एक 7 है हमारे पास। तो ये एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हमारे पास कितना बन गया? 25 × 3 75। 75 × 7 कितना होता है? 525। सो इट मीन्स कि हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 525 आ गया। ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा था कि डी इज स्मॉलेस्ट, कि डी हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो अब मुझे बताओ डी स्मॉलेस्ट क्या होगा? 3 इधर है, इधर नहीं है, तो 3 तो नहीं हो सकता। या तो 5 7 में से होगा। तो 5 7 में से लीस्ट कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डी हमारे पास 5 लीस्ट आ रहा है। 3 भी है, लेकिन 3 सिर्फ इस 175 में है, इधर 3 मिसिंग है, इधर नहीं आ रहा। सो दैट इज वाई हम इसको चूज करेंगे। उसके बाद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF फाइंड आउट करना है 3 पोलिनोमियल्स का। तो ये एक पोलिनोमियल है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये पोलिनोमियल है। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, नस बिजनेस स्कूल के लिए और फास्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसके बेसिक मैथ को भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे। ये जो पहला पोलिनोमियल है, तो ये क्या बन जाएगा? 12x² प्लस 10xy प्लस 6xy प्लस 5y²। ऐसे ही है। तो यहां से 2x को कॉमन लेंगे तो 6x प्लस 5y, और प्लस y कॉमन लेंगे तो 6x प्लस 5y। तो इसके रूट्स क्या बन गए? 6x प्लस 5y, और आगे बन गया 2x प्लस y। ओके। उसके बाद दूसरा ये जो पोलिनोमियल है इसको सॉल्व करेंगे। इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 30x²। और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं -36xy प्लस 25xy। क्यों? कि 36 और 25 तो -11 बचता है, और आगे -30y²। इधर से कॉमन ले सकते हैं, 6x अंदर बचेगा, 5x माइनस 6y, और प्लस 5y को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5x माइनस
6y। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, 6x + 5y, और आगे बच गया यहाँ पे 5x - 6y। ओके, उसके बाद ये हमारे पास तीसरा पोलिनोमियल है, इसको ऊपरी में मैं टर्म इसकी ब्रेक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा 6x² - 6xy - 5xy और -5y²। तो 6x कॉमन लेंगे तो x - y, और माइनस, और यहाँ पे हम माइनस, अगर मैं यहाँ पे, ये हमारे पास -6xy + 5xy है ना, और यहाँ से फिर मैं +5 y को कॉमन लूंगा तो अंदर x - y बच गया। तो इसके रूट्स भी क्या बन गया, 6x + 5y, और एक बन गया x - y। तो आप लोग एक काम चेक करो, यहाँ पे भी हमारे पास 6x + y है, यहाँ पे भी 6x + 5y है, यहाँ पे भी है। तो इसका HCF हमारे पास क्या आएगा, ऐसे HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो वो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन, 6x + 5y। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ 5x² y z है, अगर 10xy है तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा। तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है कि एलसीएम लेने का ये हमारे पास प्रोसीजर होता है कि जितनी, अब यहाँ पे मुझे बताओ इन तीनों में x की हाईएस्ट डिग्री कितनी गई हुई है, x² गई हुई है, y की कितनी गई हुई है, ये y² गई हुई है, और z की कितनी गई हुई है, z² गई हुई है। ये तो हो गया। उसके बाद इन सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करो, 5 10 15 15 15 30। सो 30x² y² z² विल बी द एलसीएम। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के HCF, अब इस दोनों पोलिनोमियल्स का, एक ये पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल है, जैसे हमने पहले किया था, इसके भी मिड टर्म को ब्रेक कर लो, दैट विल बी x² - 2xy प्लस यहाँ पे xy - 2y², ऐसे ही है। x कॉमन आया, अंदर बचा x - 2y, प्लस y कॉमन आया, अंदर बचा x - 2y। तो ये कितना बन गया, x - 2y, और आगे बचा x + y। ओके, अब इस पोलिनोमियल को इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2x² + 2xy - xy, क्योंकि 2xy में से xy माइनस करेंगे तो ये xy बचेगा ना, और आगे -y²। 2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x + y, और -1 को, -x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस, नहीं, y को फिर कॉमन लेना पड़ेगा इधर, ऐसे ही है ना। तो -y को कॉमन लिया तो अंदर x + y बचा हमारे पास। ओके, तो ये 2x - y, और इधर हमारे पास बचा x + y। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारे पास HCF क्या बनेगा, ये 2x - y है और ये x - 2y है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो हमारे पास HCF क्या बनेगा, जो दोनों में सिमिलर है, x + y और x + y। तो ये हमारे पास HCF होगा। ये HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है जो सबसे बड़ी हो। तो वो हमारे पास x + y था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ, इस पूरे का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास है 7x², इसको हम मिड टर्म पहले ब्रेक कर लेंगे इस पोलिनोमियल की। तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी 7x² - 7x, और -5x + 5 बन गया। ऐसे इस पूरे पोलिनोमियल की मिड टर्म को ब्रेक किया। ओके, तो 7x कॉमन लिया, x - 1 आ गया, और -5 को कॉमन लिया तो x - 1 आ गया। दैट विल बी x - 1 एंड 7x - 5। ऑल राइट। उसके बाद अब इस पूरे पोलिनोमियल दूसरे वाले की आप मिड टर्म को ब्रेक करो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी, लाइक इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो x इंटू, यहाँ पे इसको मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, x - 1 चेक करो। इधर से मुझे वैसे ही पता चल गया कि इधर से x - 1 ऐसे ही है, और इधर भी x - 1 है। उसने HCF नहीं पूछा, अगर तो HCF पूछता ना तो HCF क्या होना था, x - 1 होना था, लेकिन उसने LCM पूछा हुआ है। तो LCM के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे चेक करो, ये वाला हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो इसको x² माइनस यहाँ पे 11x और -x + 11, अब इसको भी मैंने मिड टर्म ब्रेक कर ली। तो x कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x - 11, -1 कॉमन आया x - 11। तो ये कितना बचा, x - 1 और x - 11। सो थिंग इज कि अगर तो वो HCF पूछता तो x - 1 x - 1 ये तो HCF होना था, लेकिन उसने HCF नहीं पूछा, उसने क्या पूछा हुआ है, उसने LCM पूछा हुआ है। यू कैन चेक, उसने LCM पूछा हुआ है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, यानी x - 1 भी आ जाएगा, और कौन सी नई चीज है, 7x - 5,
और नई कौन सी चीज है, x-11। और तो कोई चीज नहीं ना बचती है, और स्टार्टिंग में x भी है, ठीक है। तो ये इसका पूरे का एलसीएम आ जाएगा, गॉट इट। यानी एलसीएम में वो सारी की सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन आता है। तो ये चेक कर लो किधर लिखा हुआ है। ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, x into x-1 7x-5 और x-11, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 28x and 50y y स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग चेक करो, हमारे पास इधर x तो है लेकिन y नहीं है, और इधर y तो है लेकिन x नहीं है। तो याद रखो, जब हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स इन्वॉल्व आ जाए ना, तो आंसर के अंदर कोई वेरिएबल नहीं आता। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। दोबारा सुने, यानी अगर तो ऐसे होता ना 28xy और आगे हमारे पास 50y xy स्क्वायर होता, यानी दोनों में एक्स वाई की टर्म मौजूद है, फिर तो उनमें वेरिएबल आ सकता था। लेकिन अब एक में x वेरिएबल है, एक में y है। तो हाउ यू कैन से कि दोनों में एक्स वाई इकट्ठा आएगा? दोनों में तो एक्स वाई तब इकट्ठा आता है जब दोनों टर्म में एक्स वाई की टर्म होती। तो इसलिए ये वाले हमारे पास वेरिएबल वाला नहीं हो सकता, जो वेरिएबल के अलावा होगा वही हमारे पास इसका एलसीएम बनेगा। वैसे इसको फाइंड आउट करने का एक दूसरा वे भी होता है। 28 है, तो ये हमारे पास 28, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 4 into 7 28 होता है ना। और 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56 होता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ HCF फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 रेज टू पावर 3 है और 7 रेज टू पावर 1 है। 8 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास कितना बन गया, 2 रेज टू पावर 2 है ना, नॉट 3। 2 रेज टू पावर 2, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 28। ऐसे ही है, सो 28 विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ax² प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 विल नॉट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? वी हैव स्टडीड के ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a शुड नेवर बी इक्वल टू 0। बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर 0 और इक्वेशन बी एक्स प्लस सी बन जाएगी, और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती बल्कि लीनियर होती है। सो वी हैव टू रिमेंबर कि जब हम बोलेंगे ना कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि वो कह रहा है कि विल नॉट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, कि क्या हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो भाई अगर ए जीरो आ जाए और बी इक्वल टू नॉट जीरो आए, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अगर वो पूछता ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर हम ये सी या ए को चूज कर सकते थे। फिर हम सी या ए को चूज कर सकते थे कि ए जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। जबकि वो कह रहा है कि विल नॉट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कौन सी कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं प्रूव करेगी। तो भाई ए ही जब जीरो आ जाएगा, जब ए जीरो पुट किया तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो पीछे क्या बचा, बी एक्स प्लस सी बचा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के x² अपॉन 9 प्लस 1 कैन बी मेड परफेक्ट स्क्वायर बाई एडिंग। तो आप सिंपल इज दैट, आपको पता ही है परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है। वो हमारे पास होता है a² प्लस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर प्लस 2 into a और आगे b और प्लस b²। तो अब मुझे बताओ x+x/3 का स्क्वायर कितना होता है? ये बनता है x²/9, वो ऑलरेडी मौजूद है। 1 का स्क्वायर भी है, लेकिन ये पूरा फैक्टर में खुद से ऐड करना पड़ा। यानी 2x/3 अगर हम इसके अंदर ऐड कर लें, इस पूरे के अंदर अगर हम क्या ऐड कर लें 2x/3, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो 2x/3 की तरह ये सी ऑप्शन में, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर इंटीजर a² प्लस b² ये है, b² प्लस c² ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग चेक करो हमारे पास a² प्लस b² ये है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, बैक सॉल्व बेस्ट रहेगा, बैक सॉल्व करके चेक करते हैं। जैसे मैं ये वाला पॉइंट पुट करता हूँ इसमें, ठीक है। अब चेक करो, ये वाला पॉइंट ए का होगा, दूसरा पॉइंट बी का होगा, तीसरा पॉइंट सी का होगा। तो अगर तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है ना, तो आप ए बी वाले पॉइंट पुट करेंगे। अगर आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो ये दोनों लास्ट वाले दोनों आपने पुट करने हैं। तो मैं ये पहले वाले को पुट कर प्रूव करता हूँ। तो इसमें ए कितना पुट होगा, पहले इसको चेक करो। इसमें a² यानी 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, क्या ये इक्वल टू 45 आता है? नो,
40 इज नॉट इक्वल टू 45, तो ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। अब इसको प्रूव करते हैं। ए की जगह पे 3 का स्क्वायर 9, बी की जगह पे 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 45। नो, दैट इज नॉट इक्वल टू 45, तो ये 45 नहीं हुआ। उसके बाद सी वाले को प्रूव करो। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, क्या ये 45 के इक्वल आता है? चेक करते हैं। तो ये 31 41, नो 41 इज नॉट इक्वल टू 45। ओके, तो इससे हमें वैसे भी पता चला कि डेल्टा ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा, लेकिन इसको प्रूव भी करते हैं। अब डेल्टा क्या है हमारे पास? दैट इज नन ऑफ दीज, सो नन ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास x+6 x-6, और ये पूरा किसके इक्वल होगा? दैट इज सो सिंपल, a+b a-b, तो ये क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे ही है, तो वो 36। और उसके बाद a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर और प्लस 36, तो ये कितना हो गया? x4 माइनस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो ये देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x4 माइनस 36 x प्लस 36, दैट इज इन 37 x। तो ये हमारे पास, तो ये -37 x स्क्वायर होना चाहिए ना, ऐसे ही है, -37 x। हाँ, तो ये डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद है हमारे पास इफ p माइनस क्यू इक्वल टू स्केयर 25 पी क्यू, ये है, तो फाइंड आउट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल, सबसे पहले आप a प्लस बी का स्केयर ओपन कर लो, p स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, क्या हमें p स्केयर प्लस क्यू स्केयर की वैल्यू कहीं पे गिवन है? नो। इंटू पी क्यू की गिवन है 14, बिल्कुल गिवन है। तो ये हमारे पास कितना बन गया? पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 28, लेकिन ये पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर की वैल्यू नहीं गिवन है। ये किधर से फाइंड आउट करेंगे? इसका स्केयर ओपन कर लो, तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2pq बनेगा, और इक्वल टू यहाँ पे ये 25 का 25 आ गया। अब ये इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा? पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू 25 प्लस 2 पी क्यू इधर आया, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो ये हमारे पास अब कितना बन गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 28 प्लस 25 कितना बनता है? 53। 53 हमारे पास बनेगा ना, दैट विल बी 53। और यहाँ पे ये हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी 2pq, ये 53 बन गया। ओके, अब इसको आप इधर पुट कर लो इधर, तो ये कितना बन गया? 53 प्लस 28, दैट विल बी, ये हमारे पास 63 70 81 बना, यस 81। सो 81 देखते हैं कहीं पे है, यस डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 81। देखो दोबारा, हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी थी? p प्लस क्यू होल स्क्वायर की करनी थी। इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड है। यहाँ पे p क्यू तो गिवन था, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं था, इसको मैंने एक्सपैंड करके यहाँ से p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, वो 53 था, वो आके इधर पुट किया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे, आगे प्लस 2pq वैसे गिवन था, p क्यू की वैल्यू 14 इंटू 2 28, तो इन दोनों को ऐड किया, दैट विल बी 81, दैट विल बी 81। ओके, उसके बाद है फैक्टराइज करना इसको, दैट इज सो सिंपल। ये आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे ही है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बस ऐसे ही लिख सकते हैं, ये कहीं पे लिखा हुआ है x² - 5, और ये वाला लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट, कि a - b इज 6 मोर देन c+d। अब इसको चेक करो, यानी a - b इज इक्वल टू c+d, लेकिन a - b 6 मोर है, तो इसलिए इसके अंदर 6 ऐड किया। ओके, इसको इक्वेशन 1 बना लो। एंड a+b इज 3 लेस देन c - d, यानी जो a+b है ये इक्वल टू c - d, ये 3 लेस है। तो ये मैंने 3 लेस किधर से कर लिया? इससे कर लिया, यानी a+b 3 लेस आ रहा है, या तो a+b इधर ऐड कर लो या इसमें माइनस कर लो। मैंने इसमें माइनस क्यों किया? ताकि मेरा ये b से कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू डी से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? 2c+3 बन जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बी 2a - 2c इक्वल टू 3। तो a - c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। उसने a - c ही पूछा हुआ था, तो a - c 3/2, दैट कैन बी रिटन 1.5। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दोबारा देखें,
उसने क्या बोला हुआ था, पहले नंबर पर उसने बोला था ए माइनस बी इज सिक्स मोर देन सी प्लस डी। तो ए माइनस बी जो है वो सिक्स मोर है, तो सी प्लस डी में मैंने सिक्स को ऐड कर लिया। फिर कह रहा है ए प्लस बी लेस आ रहा है थ्री, तो ए प्लस बी में या तो थ्री ऐड कर लो, ये सी माइनस डी में माइनस कर लो। मैंने इधर माइनस क्यों किया, ताकि मेरी दोनों इक्वेशन सिमेट्री में आ जाए, बी बी से कैंसिल हो जाए, डी डी से कैंसिल, और यहां से मैं ए माइनस सी को निकाल सकूं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स, इसको एक्स के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना। ओके जी। वेरी फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स आ रहा है। ए एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस सी आ रहा है। अब यहां पे मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, माइनस बी एक्स इक्वल टू सी आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स निकालना है। एक्स कॉमन आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू सी। तो एक्स की वैल्यू सी अपॉन ए माइनस बी आ गई, सो सिंपल। एक्स की वैल्यू यही बनेगी ना हमारे पास, चेक करो। एक्स विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस बी, एवरीबडी क्लियर। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए माइनस बी। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट वन इज 15 वाला, 5x+y इक्वल टू 19, ये है। तो x प्लस वाई की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो इसके दो काम हो सकते हैं, आप इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो। जैसे इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ना है, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। ये पहली क्वेश्चन 5x+y इक्वल टू 19 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये 5x माइनस 15y इक्वल टू 35 बन गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 16y इक्वल टू 35 में से ये माइनस करो तो 16 बनता है हमारे पास, ऐसे ही है। माइनस का 16, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस 3y 3 हो जाएगा इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 4। तो अब दोनों को ऐड करो, x प्लस वाई निकालो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, तो कितना बन गया, 3 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर, x प्लस वाई निकालना था, x की वैल्यू 4, आगे प्लस y की वैल्यू -1, तो ये क्या बन गया, 4 - 1, दैट विल बी 3। ओके। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस है, आए जरा फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कॉस्ट 4 × 3/5 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ एट इतने डॉलर पर यार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे इसको पहले देखो, 5 × 4 20, 20 + 3, जो ये 23/5 आ रही है, ऐसे ही है। तो ए की प्राइस कितनी है, 9 है, तो इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 × 23 कितना होता है, 207 डिवाइडेड बाई 5। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 4 × 20 और 5 1 = 0.4, तो 41.4 समथिंग बनता है। सो दैट विल बी बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सिंपल इज दैट। डिवीजन वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है, तो रिमेंबर यहाँ पे जो के की लोएस्ट वैल्यू हमारे पास हो सकती है, दैट कैन एग्जिस्ट 49। के की वैल्यू लोएस्ट 49 पुट करोगे तो उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, सारी वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना आप लोगों ने। उसके बाद है वर्टिकल पोल ऑफ 6 फीट हाई, हाइट है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें चेक करो, सबसे पहले 6 फीट हाई लिखा हुआ है, फिर उसका शेडो लिखा हुआ है, फिर उसका क्या कह रहा है, शेडो, और उसके बाद वो कह रहा है उसकी हाइट निकालो। तो दो चीजों के बीच में वेरिएशन आ रही है ना, तो क्यों ना यहाँ पे मैं हाइट लिख लूं। यहाँ पे मैंने हाइट लिख लिया और यहाँ पे मैं शेडो लिख लेता हूँ। अब चेक करो, पहले हाइट कितनी है, 6, और शेडो कितना है, 4 है। उसके बाद हाइट फाइंड आउट करनी है और शेडो कितना है, 64 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6 क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एक्स। तो 4 1 = 4, 2 4 6 16 × 6 कितना होता है, 96। सो एक्स वैल्यू विल बी 96, एवरीबडी क्लियर। तो उसकी कितनी हाइट हो जाएगी, 96। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके। जब दो चीजों में वेरिएशंस आएंगी तो ऐसे आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फुल पैसेंजर एट द फर्स्ट स्टेशन, ड्रॉप्स 1/3 ऑफ द पैसेंजर एंड टेक्स 80 मोर। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था कि स्टार्टिंग में हमारे पास पैसेंजर्स कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। और चेक करो वो क्या करता है,
वो एट द फर्स्ट इट ड्रॉप्स 1/3 एंड एड 80 मोर। अच्छा, 1 में से 1/3 निकालें तो कितना बचते हैं? 3 - 1 तो 2/3। मतलब उसने 1/3 ड्रॉप किया तो पीछे कितने बचे? 2/3। पहले टोटल एक्स थे, अब टोटल 2/3 बचे पीछे, और 80 मोर भी उसने ऐड किए। तो यहाँ पे 80 मोर हमने कर लिए। लेकिन उसने ड्रॉप कितने किए? 1/3 और 1/4, कितना बन गया? 3/4। ऐसे ही है। तो 3/4 उसने टोटल क्या किए? ड्रॉप किए। उसके बाद 44 मोर भी उसने ऐड किए, 44 मोर भी ऐड किए। उसके बाद एंड पे कितने बचे? 437। और वो 437 इधर रख ले, ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से एक्स के लिए सॉल्व कर लो, यानी टोटल पैसेंजर कितने थे बिगिनिंग में वो निकालने, तो वो एक्स थे जो हमने टोटल लिए हुए थे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके एक्स की वैल्यू के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना, बहुत सिंपल। 3/4 को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करवाओ और फिर इधर पे तो यू विल कम टू नो के एक्स की वैल्यू हमारे पास 666 आती है, 666 आती है। इसको खुद ट्राई करना आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन को एक दफा। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज असलम अशरफ एंड अकरम आर एम्प्लॉय टू डू पीस ऑफ वर्क इन 529 में करते हैं। असलम एंड अशरफ टुगेदर गेट 19/23 ऑफ द वर्क, व्हाट इज द टोटल अमाउंट अकरम बी पेड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि इन तीनों की अमाउंट्स, जैसे एल प्लस एफ प्लस के, इनको मैं कह लेता हूँ, इन तीनों की ये अमाउंट इकट्ठी है 529। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 19/23 मल्टीप्लाई बाय 529, ये किन को मिलता है? असलम एंड अशरफ गेट टुगेदर सपोज्ड, ये इतना मिलता है। तो ये अब देखो, आपने 19/23 को 529 से किया, तो इसका जो आंसर आएगा वो किसकी अमाउंट होगी? वो असलम की भी होगी और अशरफ की भी होगी, ऐसे ही है। तो आप उस अमाउंट को 529 में से माइनस करेंगे तो पीछे किसकी बचेगी? अकरम की अमाउंट बचेगी। सो अकरम की अमाउंट टोटल हमारे पास कितनी बचेगी? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 92 बचेगी। इसकी भी कैलकुलेशन जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताना, आप लोगों ने समझ आई है? 529 तीनों को मिल रहा है, तीनों को। तो अब दोनों को कितना मिल रहा है? 19/23। तो 19/23 मल्टीप्लाई बाय 529, तो ये असलम और अशरफ की आ गई। इस अमाउंट को 529 में से माइनस करो तो हमारे पास किसकी अमाउंट आ जाएगी? अकरम की अमाउंट आ जाएगी, जो उसने पूछा हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a gasoline tank is 1/2 fill and 8 gallons removed, then it is 1/10 full, what is the capacity of the gallon? अब देखो, हाफ उसका क्या था? फुल था। फुल कितना था? एक्स था। उसमें से 8 गैलन रिमूव किया तो पीछे कितना रह गया? 1/10 किसका? फुल का, एक्स का, ऐसे ही है। तो यहां से अब चेक कर लो, 1/2 एक्स, और ये इधर आया तो -1/10 एक्स हो गया, और 8 उधर चल के प्लस हो गया। एलसीएम लिया 10 आ गया, दैट विल बी 5x माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो ये कितना बन गया? 4x विल बी इक्वल टू 80। तो x विल बी इक्वल टू 20। तो हमारे पास स्टार्ट में कितना था उसके अंदर? स्टार्ट के अंदर उसकी कैपेसिटी 20 गैलन थी। तो ये डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है अ मैन लीव्स हिज स्टेट ऑफ हिज वाइफ एंड 2 सन्स, यानी एक आदमी है, उस आदमी ने अपने एसेट्स छोड़े, एक वाइफ के लिए और दूसरा उसने छोड़ा किसके लिए? 2 बेटों के लिए। 2 बेटों के लिए उसने एसेट छोड़ा, ठीक है। और वो कह रहा है इफ द वाइफ गेट 1/3, वाइफ को 1/3 मिला और दोनों बेटों को इक्वली इक्वली 1/2 मिला। लेकिन मुझे बताओ, टोटल उसकी अमाउंट 1 थी, अंदर से 1/3 वाइफ को मिला तो पीछे कितना बचा? 3 - 1 यानी 2/3। यानी जो बेटों को मिला ना वो 2/3 मिला, उस 2/3 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी हाफ एक बच्चे को मिलेगा, हाफ एक बच्चे को मिलेगा। गॉट इट? यानी टोटल उस बंदे की अमाउंट कितनी थी? 1 थी। 1 में से 1/3 किसको मिला? वाइफ को। अगर 1 में से 1/3 निकाल दें तो 2/3 बचता है, ये वो 2/3 है जो दोनों बच्चों को मिलेगा। एवरीबडी क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, वो क्या क्या रहा है कि इफ ईच सन रिसीव 4,000 ऑफ हिज शेयर। अब मुझे ये बताओ, ये जो 2/3 दोनों बच्चों का मिला है, ये कितना है हमारे पास? ये 2/3 इक्वल टू 4,000 है हमारे पास। ऐसे ये 4,000 के इक्वल आ रहा है हमारे पास। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास 4,000 जो आ रहा है ये दोनों बच्चों को मिला है, लेकिन बच्चों को कितना कितना मिलेगा? 1/2 1/2 मिलेगा, ऐसे ही है। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हो कि 4 3 12,000। तो कितना उन दोनों बच्चों को मिलेगा? 12,000 12,000। तो ये हमारे पास कितना हो गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटायर स्टेट इफ ईच सन रिसीव 4,000। तो एक्स टोटल एंटायर था जो हमने स्टार्ट में लिया, ये चेक करो, ये चीज दोबारा चेक करो यहाँ पे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि उस बंदे की स्टार्टिंग अमाउंट एक्स थी, उसमें से एक्स में से 2/3 बच्चों को मिला। बच्चों को, एक बच्चे को कितना मिला? 1/2 मिला, इक्वल टू ये कितना? 4,000 है। 2 2 से कैंसिल, एक्स इक्वल टू 3 मल्टी डिवाइड हो रहा है, उधर चल के मल्टीप्लाई हो गया।
तो ये वो अमाउंट उसकी स्टार्टिंग थी 12,000, जिसमें से 4,000 बच्चों को मिला और 8,000 किसको मिला, मतलब हर एक बच्चे को 4,000 दोनों को मिला, और 8,000 किसको मिला, दैट इज टू हिज वाइफ, उसकी वाइफ को मिला। आगे है one half of the employee of Acme co earn salaries above 18,000 annually. One third remainders earn salaries between 15 to 18,000. What part of staff does earn below 15,000? इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कुछ को सैलरी ग्रेटर देन 18,000 मिलती है और कुछ को सैलरी लोअर देन 18,000 मिलती है। ओके, और ये जो हमारे पास है ना 18 जिनको मिलती है वो हाफ है, वन हाफ। तो 18 से लोअर किन को मिलेगी, वो भी वन हाफ होंगे। अब वो यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि ऐसे बंदे जिनको 15 to 18 सैलरी मिलती है वो वन थर्ड है, जिनको 15 to 18,000 मिलती है वो वन थर्ड है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ तो कितने ऐसे बंदे बचेंगे जिनको लोअर देन 15 मिलेगी। तो भाई टोटल वन है, उनमें से 1/3 ऐसे हैं जिनको 15 to 18,000 मिलती है, तो पीछे कितना बचेगा, थ्री। 3 - 1 2/3, यानी 2/3 ऐसे हैं जिनको 15 से कम सैलरी मिलेगी। ऐसे ही है। वो कितने हैं, 2/3 है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास टोटल कितनी है सैलरी उसकी, यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ पे चेक करो, दैट इज यहाँ पे वो कह रहा है कि उसकी सैलरी टोटल वो कितनी कह रहा है, दैट इज हमारे पास सैलरी उसकी टोटल 15 to 18, वन थर्ड एम्प्लॉयज अर्न 18,000, वन थर्ड ऑफ द अर्न। अब देखो हमारे पास टोटल कितनी है यहाँ पे, ऐसे हैं जिनकी लोअर देन 15,000 वो 2/3 हैं, और उसके बाद 15 to 18 वाले 1/3 हैं। तो इन सब की सैलरी टोटल हमारे पास कितनी बनती है, दैट इज ये हमारे पास बनेंगी 2/3, और 2/3 हैं कितने, हाफ वाले 1/2, और किसका, टोटल का। तो ये कितना बनेगा, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/3। सो राइट ऑप्शन विल बी 1/3। ये क्वेश्चन दोबारा देखो, हमारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जिनको 18,000 से ऊपर सैलरी मिलती है वो हाफ है, जिनको 18 से लेस मिलती है वो भी पीछे हाफ है। ये उसने बताया नहीं है, ये हमने खुद जज किया है। देखो ना, वन हाफ ऑफ द एम्प्लॉय गेट सैलरी अबव 18,000, अबव वाले 18,000 से ऊपर हैं, तो हाफ उसके लोअर देन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो 15 to 18 किनको मिलती है, वो वन थर्ड है। तो फिर 15 से लोअर किनको मिलेगी, वन में से 1/3 निकालो तो 2/3। अब हमने देखना है कि जिनको लोअर देन 15,000 वो टोटल कितने हैं। तो भाई ये चेक करो, आप इस तरह निकालोगे कि हमारे पास टोटल कितने थे एम्प्लॉयज, वन थे, उनमें से 1/3 कौन है, लोअर देन 15 वाले, और उसके बाद हमारे पास 2/3 कौन से थे जो बाकी बचते थे। तो ये हमारे पास कितने बचते हैं, 1/3। 1/3 वो हैं जिनको 15 से लोअर सैलरी मिलेगी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है एन ऑयल टैंकर कॉन्टेन 5,500 लीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, 5,500 लीटर ऑफ ऑयल है हमारे पास स्टार्टिंग में। उसके बाद थ्री फिफ्थ हमारे पास क्या आ रहा है, ऑफ द ऑयल डिजर्व टू द कस्टमर, 3/5 कस्टमर को चला गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2/5 दोबारा चला गया, तो रिमेनिंग निकालना है। तो इसको हमने 5,500 को 3/5 भी मल्टीप्लाई किया, 2/5 भी किया। तो अब चेक करो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, ये हमारे पास 5 1 1100, फिर 5 2 10, और 5 2 10 220, 6 × 220, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 220 × 2 कितना, 440। तो 440 × 3 3 0 4 3 12 2 1 और 13, तो 1320 कहीं पे लिखा हुआ है। यस, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1320 बचा। देखो ना, एक टैंक के अंदर 5,500 वो टोटल ऑयल था, तो पहले कितना चला गया, 2/3 चला गया, फिर कितना चला गया, 3/5 चला गया, तो पीछे कितना बचा, बस इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे आपके पास 1,000 रुपीज है, उसका 1/2 चला गया, 1/2 चला गया, उसको मल्टीप्लाई किया, यानी पीछे कितना बचा, 500। उसके बाद फर्दर आपका 1/4 भी चला गया, 1/4 से मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल आंसर आता है। तो ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद है ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,000 and 2,000 फॉर 4 months and 6 months रिस्पेक्टिवली, हाउ मच ए गेट प्रॉफिट ऑफ ए। अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास सबसे पहले ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कह रहा है कि ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं, ए को 4 मंथ्स के लिए, तो 1,000 × 4
और प्लस बी को कितना मिलता है 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे ही है, ये उसको टोटल मिलता है। सही है, तो यहाँ पे हमने निकालना क्या, व्हाट हाउ मच अमाउंट ए गेट प्रॉफिट ऑफ बी, तो ए की अमाउंट ऊपर आएगी। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 1000 एंड 2000, तो ए को कितना मिला 1000 और बी को कितना मिला 2000, तो जिसका प्रॉफिट निकालना उसको ऊपर रखेंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर लो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 ए का, और प्लस बी का कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, और टोटल अमाउंट कितनी है 600 है। ओके, तो यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई ये 4000 प्लस 12000, तो कितना बन गया 16000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 600, दो जीरो से कैंसिल हो गई, एक जीरो जीरो से कैंसिल हो गई, तो 400 डिवाइडेड बाई 16 आ गया। तो आपको पता ही है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 0 आ गया, और 425 है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 16, दैट विल बी 25। यहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? एक और काम करते हैं, यहाँ पे इधर ही डिवाइड करते हैं। आई गेस मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, ये चेक करो। ये ऊपर बना 4000 डिवाइडेड बाई नीचे बना 16000 मल्टीप्लाई बाई 600, तो एक काम करते हैं, अ, ये वाली तीन जीरो से कैंसिल हो गई, 4 4 जा 16, और 4 1 जा 4, 4 5 जा और 0, तो 150 आता है एक्चुअली, 150, यस। तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन इज परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ थिएटर 480 एंड 500 सीट्स वर ऑक्युपाइड, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द सीट्स वर नॉट ऑक्युपाइड। तो कितनी सीट्स ऑक्युपाई की गई चेक करते हैं। 480 ऑफ द 500, तो 20 नॉट ऑक्युपाइड किसका 500 का, मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरो से कैंसिल, 5 4 जा, तो 4% थी जो ऑक्युपाई नहीं की गई थी, तो कहीं पे लिखा हुआ है 4%, यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 6 students representing of the class failed algebra, how many students passed the course। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, और ये इक्वल टू 16 × 2/3% है, ऐसे ही है। तो उसके बाद हमारे पास ये कितना बनता है, दैट इज 16 इंटू, उसके बाद वो कह रहा है फेल अलजेब्रा हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द कोर्स, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, दैट विल बी 16 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये अप्रोक्सीमेटली बनता है हमारे पास 16.6667 बनता है ऑलमोस्ट। इसको अगर हम डिवाइड बाई 100 भी करें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास 0.16 बनता है, ये 0.16 हमारे पास बनता है। 0.16 को 1/6 लिख सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे इस पूरे की जगह पे मैं 1/6 लिख लेता हूँ, 1/6 है। उसके बाद हमने चेक करना है 6 स्टूडेंट्स तो क्या हो जाते हैं ऑफ द क्लास फेल अलजेब्रा, तो पास हमें नहीं पता कितने हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी, अगर हमारे पास 1/6 पास होते हैं, ठीक है, तो पीछे हमारे पास कितने बचे, पीछे हमारे पास 5/6, तो ये 5/6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 6 6 से कैंसिल, और 5 6 30, तो टोटल 30 स्टूडेंट बने जो पास करेंगे, ऐसे ही है। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन दोबारा देखो, यहाँ पे 6 स्टूडेंट हैं जो फेल होते हैं, अलजेब्रा पास नहीं करते, कितने स्टूडेंट है जो पास करते हैं हमें नहीं पता, उसको एक्स लिख लिया, ठीक है। और पीछे हमारे पास कितने हैं वो पासिंग, वो 5/6 बनते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, दो सेम चीजों में वेरिएशन आ रही थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज, यहाँ से यहाँ व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज। परसेंट इंक्रीज निकालने का ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज, दैट विल बी 60 - 50, कितने का बढ़ा है 50 का, और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही है, 52 × 100, ऐसे ही है, और 10 × 2, दैट विल बी 20%, तो 20% उसकी पॉपुलेशन बड़ी है, सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज सोल्ड फॉर 13,600 but this is after a 5% discount, what is the original price। ओके, सबसे पहले देखो 13,600 हमारे पास उसकी है प्राइस, ठीक है। उसके बाद 15% डिस्काउंट है, तो पे कितना किया 85%, यानी 85/100 किया। उसके बाद उसकी कितनी अमाउंट होगी, प्राइस होगी, वो हमें नहीं पता है, स्टार्टिंग की प्राइस 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी व्हाट
दैट विल बी 13,600 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से दो जीरो से कैंसिल हो गई, तो ये कितना बनेगा, इसको ऐसे कर लो, 1300 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 85/100, ऐसे ही है। तो 13,600 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 1 जा 5 7 जा, ऐसे ही है। और उसके बाद 5 2 जा 10 जीरो, तो ये 17/20। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स इक्वल टू 13,600 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाई 17। तो एक्स इक्वल टू ये 17 8 सा, और ये 20 का कितना बना, 16,000 बन गया। तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, अल्फा ऑप्शन 16,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10%, 20%, 40% इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। ये सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल आ जाएगा, तो थिंग इज पहला हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 10%। ठीक है, पहला डिस्काउंट हमारे पास है 10% का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कर लेंगे, अगर पहला हमारे पास अमाउंट उसकी 100 में ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहला हमारे पास अगर 10% का है, तो वो हमारे पास कितना बचेगा, 90। तो एक्स टोटल था, पीछे बचा 90/100, मल्टीप्लाई दूसरा 20 है तो 80/100, तीसरा 40 है तो पीछे 60/100 बचा, ऐसे ही है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाई ये कितना बन जाएगा, ये एक जीरो जीरो से, ये जीरो जीरो से, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गई। और उसके बाद ये बचा ऊपर 9, और 2 4 2 5 और 9 into 4 2 3 2 5 इंटू 3, नीचे क्या बचा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना नीचे बचा, दैट विल बी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट विल बी, ये 216 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे चेक करो, इन सबको सॉल्व करेंगे तो टू टू ज़ा 4 2 5 ज़ा, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बनती है 43.2%। यानी टोटल वो डिस्काउंट कितना बनता है, 43% का बनता है। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, उसको डिस्काउंट टोटल 100 में से निकालना है, तो पीछे हमारे पास कितना बनेगा, 43.2 को माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 56 या 57 के करीब करीब बनता है। तो यहाँ पे ये 56.8 ये राइट ऑप्शन होगा। थिंग इसके देखो ना, पहले अमाउंट 100 ली थी, पहला डिस्काउंट कितना था, 10% का, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय दूसरा कितना था, दूसरा 20%, तो 20 बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 20%, यानी 20 अगर निकालें तो 80 बचता है ना, 80 बचता है। पहला डिस्काउंट 10% का था, 10 निकालें तो 90 बचता है, किसका, 100 का, दूसरा 20%, तो 80/100 आ गया, तीसरा 40%, तो पीछे 60/100 आ गया। और ये किसका था, ये टोटल अमाउंट एक्स का था। गॉट इट। और एक्स हमने स्टार्टिंग में कितना लिया हुआ था, 100 लिया हुआ था। उसके बाद है, रिडक्शन ऑफ 20% इज द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स टू परचेजर टू गेट 5 kg मोर फॉर RS 20, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 kg वाज। वो कह रहा है कि 20% रिड्यूस शुगर की प्राइस हो गई है। तो अब देखो हमारे पास इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कि जो डिस्काउंटेड थे और जो बाद में, तो वो हमारे पास कितना, उसको पे करना पड़ा 80। अब 80p जो उसको पे करना पड़ा 100, मल्टीप्लाई बाई अब कितनी अमाउंट उसकी इंक्रीज हुई है वो चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 100, तो उसने 4 kg मोर बाय किया ना, तो Q+4 मतलब ये वो है जो स्टार्टिंग उसकी प्राइस थी, ये वो है जो उसका रिड्यूस प्राइस होने के बाद उसने खरीदी है, और वो कितनी है, वो 80 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास Q किसके इक्वल आ जाएगा, Q हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 80/P। और यहाँ से हमारे पास 80p/100 मल्टीप्लाई बाय क्यू की जगह पे 80/P+4 आ गया, और ये इक्वल टू हमारे पास 80 आ गया। तो यहाँ से जीरो जीरो से कैंसिल कर लेंगे, इस कैल्शियम ले लेंगे, तो दैट विल बिकम 220p/100 इक्वल टू हमारे पास ये 16 के आ जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1600 डिवाइड बाई 22 5 आ जाएगी। तो 5 हमारे पास उसकी 1 kg शुगर की प्राइस से स्टार्टिंग। यानी देखो उसने दोनों को मिला के, यानी जो उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी और जो रिडक्शन वाली प्राइस थी, उसने क्या किया, उसने 80 रुपीज पे किए। लेकिन उसने ये स्टार्टिंग प्राइस उसकी कितनी थी, 20% रिड्यूस है, तो पे कितना किया, 80% किया, तो 80/100 हो गया स्टार्टिंग प्राइस का। उसके बाद क्यों वो है जो उसने डिस्काउंट करके शुगर को परचेज किया, तो डिस्काउंट करके कितनी किया, 4 kg मोर किया है, और पे कितना किया, 80 किया है।
तो यहाँ से हमने क्यू को निकाल लिया 80/P। इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1 kg की, पी की वैल्यू जो स्टार्टिंग थी वो 5 आ गई। फिर कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स है, जरा इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा है, इसको हम अगर बैक सॉल्व से करें, इसमें सारी वैल्यूज को यूज करें, तो जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 36 को पुट करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे ये चेक करो ना। अब इन सब में से ये अगर मैं पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल ये 36 और 49 वाला, तो इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये 36 प्लस 49 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 30, और नीचे हमारे पास 36 - 49, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी, इसको हम ऐड करेंगे 50, 86 और 85, तो ये 85 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 49 है ना, दैट इज 49, तो ये हमारे पास -13 बनता है। तो ये हमारे पास कितना बनता है 7, 6/7। तो 6/7, वो कह रहा था वैल्यू ऑफ 6/7 एंड डेल्टा 7/6, तो 6/7 प्लस 7/6, और नीचे हमारे पास 6/7 -7/6। बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल इज दैट। आप एक काम करो, आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसको सिंपल इसमें पुट करके देखो, फिर भी वो बन रहा है। मतलब मैंने बैक सॉल्व से किया, फिर भी ये वैल्यू 6/7 बन रही है। आप ये वैल्यू इसमें यूज कर लो, 6/7 प्लस 7/6 डिवाइडेड बाई 6/7 -7/6, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13, और ये हमारे पास 7, 13, 85, 36 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 36 -49 डिवाइडेड बाई 72, तो ये वही बनता है। सो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये 36 और 49 ही बनते हैं। उसके बाद या 36, 49 सारी वैल्यूज बैक सॉल्व करके चेक कर लो, 6/7 बनेगा। फिर है एक्स मोडी इज द रिमाइंडर वाइल when x is divided by y then 51 mod 5 - 15 mod 4 is equal to। अब सबसे पहले आप लोग चेक करो, हमारे पास एक्स मॉड हमारे पास ये कितना आ गया 51 मॉड। हमारे पास 51 मॉड कितना बनेगा, दैट विल बी 51 मॉड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 1050, तो ये 1 बचा, ऐसे ही है। और उसके बाद हमारे पास ये कितना आ गया, और उसके बाद हमने करना है 15 मॉड 4, तो 4 3 12, 3 बचा, तो ये बन गया। इधर हमारे पास रिमाइंडर कितना है 1, इधर कितना है 3 है, तो 1 - 3 कितना आ गया -2। तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करो, 51 मॉड कितना आया था 1, और 15 मॉड 4 कितना आया था 3, तो -2 बचा। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि पहले 51 वाला लिखना है। उसके बाद हमारे पास इन अ सर्टेन बिजनेस स्कूल फॉल सेमेस्टर कमेंसेस ऑन थर्ड मंडे इन अगस्त, व्हाट इज द अर्लीस्ट डेट फॉल सेमेस्टर कमेंसेस इन एनी गिवन ईयर। कि अब वो कह रहे हैं कि कब क्लासेस स्टार्ट होती है, कमेंस होती हैं फॉल सेमेस्टर्स की। तो और वो कह रहा है कि कमेंसेस ऑन थर्ड मंडे इन अगस्त। थर्ड मंडे तो मतलब अगस्त का हमारे पास जो फर्स्ट मंडे है, उसके बाद हमारे पास 8 पे मंडे आएगा, फिर 15 पे मंडे आएगा, ऐसे ही है। तो थर्ड व्हाट इज द अर्लीस्ट डेट और फोर्थ सेमेस्टर कमेंस इन एनी, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 15 अगस्त, ऐसे ही है ना। थर्ड वीक से स्टार्ट हो रहा है ना, इन थर्ड मंडे, तो पहला अगर फर्स्ट है, दूसरा 8 पे मंडे आएगा, तीसरा 15 पे आएगा ना, तो 15 अगस्त से वो क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर -2, 4 एंड -8, ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट टर्म इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग टू टर्म्स, हाउ मेनी ऑफ द फर्स्ट 490 टर्म्स आर नेगेटिव। सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे पहली टर्म क्या है, इफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, ये हमारे पास लिखी हुई है टर्म्स, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव बनेगी, और फिर हमारे पास पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। अब चेक करो, वो कह रहा है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर माइनस इफ ई सब्सिक्वेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रीसीडिंग टू टर्म्स, हाउ मेनी ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स 90 टर्म्स आर नेगेटिव। ये 90 टर्म्स कितनी नेगेटिव होंगी, तो यहाँ पे चेक करो, जो फर्स्ट थ्री हैं वो उसमें दो नेगेटिव आ रही हैं,
फर्स्ट थ्री टर्म्स के अंदर दो नेगेटिव आ रही है ना, तो हम मतलब देखेंगे कि तीन में से, यानी तीन में से दो हमारे पास नेगेटिव आती हैं। तो 90/3 के हमारे पास कितने ग्रुप्स बनते हैं? तो ये 30 ग्रुप्स हैं, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 30 ग्रुप्स बनते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं हमारे पास टोटल कितनी है, और 30 में से दो होती हैं, 30 में से दो नेगेटिव होती हैं। तो अब पीछे कितनी पॉजिटिव बची? 60 बची। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 30 हमारे पास नेगेटिव है, और ये 2/60 जो पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 1। तो ये हमारे पास कहीं पे ऑप्शन गिवन है नो, तो इसका डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दिस विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है इफ n इज एन इंटीजर n स्क्वायर प्लस 5 ऑड इंटीजर देन विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। ये हमारे पास गिवन है n² - 1। इसमें सारी वैल्यूज को पुट करके बारी बारी चेक करते हैं। पहले यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं? पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं n² + 5 है। अब जैसे यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। और उसके बाद इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बी 5n, कह रहा है इवन है, तो 5n का भी इवन हो सकता है। 5 × 2 दैट विल बी 10। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, वो कह रहा है कि n इज इवन। और उसके बाद हमारे पास तीसरी यहाँ पे ये स्टेटमेंट है n² इज इवन। पहले इसमें चेक करते हैं, n² - 1 इज इवन। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं, 2² 4 माइनस, तो ये 3, ये इवन है? नो, ये गलत होगी बात। उसके बाद n इज इवन, n हमने 2 पुट किया था, बिल्कुल ये इवन है। 5n इज इवन, 5 × 2 = 10। तो क्या ये 2 और 3 सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल हुई। तो कौन सी स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू है? वो कह रहा है n इज इवन, n हमने कोई सा 2 ले लिया था, ठीक है, तो सिर्फ 2 और 3 ठीक है, ऐसे ये 1 वाली तो नहीं ठीक। उसने कहा हमारे पास के n² - 1 इज इवन, जबकि ये तो 3 आया, ये तो इवन हो ही नहीं सकता। उसके बाद है इफ x रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ 10 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स एंड y सम ऑफ 10 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो सबसे पहले आप लोग चेक करो कि x हमारे पास किसको शो करता है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स को। और y किसको शो करता है? y 10 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है। तो कौन सी बात हमारे पास ठीक हो सकती है? यहाँ पे एक हमारे पास ये लिखा हुआ है, और उसके बाद y - x = 2y लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, y - x = 2y, तो याद रखो y किसको शो करता है? पॉजिटिव इंटीजर्स को। सोचो जरा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है, और x नेगेटिव इंटीजर्स को शो करता है। तो नेगेटिव सम में कॉमन लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये =2y बनेगा। सो सेकंड वन इज राइट वन, ये सेकंड सिर्फ ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास है कि इफ m and n आर नेगेटिव इंटीजर 5n - 4n = 20 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है? तो वो कह रहा है कि m and n आर नेगेटिव इंटीजर, तो ये नेगेटिव इंटीजर है। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यूज 4 की पुट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल -4 को पुट करो, तो 5 × -4 -4 × -4 = 20। तो ये चेक करो, ये -20 और प्लस कितना आ गया हमारे पास? 4 4 = 16 = 20। तो ये -4 = 20। तो ये इसकी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे चेक करो, ये वाली इसकी वैल्यू। अगर हम इसमें ये पुट करें तो n की वैल्यू हमारे पास, अच्छा n की वैल्यू तो उसने दी हुई नहीं ना, n की वैल्यू तो दी नहीं, n की जगह पे हम 4 तो नहीं ना पुट कर सकते, सिर्फ m की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो ये चेक करो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो वैल्यू गिवन है, ये m की वैल्यूज गिवन है। आगे कितना आ गया? -4n = 20। तो ये -20 -4n = 20। तो -4n हमारे पास कितना बन गया यहाँ पे? दैट विल बी, ये माइनस हो रहा है उधर चल के, प्लस हो गया तो 40 बन गया, तो n की वैल्यू -10 आ गई। ओके, उसका -8 पुट करके चेक करते हैं। -8 पुट किया तो 5 × -8 -4n = 20 आ गया। उसके बाद ये बना माइनस हमारे पास 40, उधर चल के 60 हो गया, -4n = 60। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? माइनस यहाँ पे 15 होगी। ऐसे ही n की वैल्यू -15 होगी। ओके,
उसके बाद ये 10 वाली पुट करके चेक करते हैं। अगर हम 10 वाली पुट करके चेक करें तो ये कितना बन जाएगा, 5 × 10 -10 दैट विल बी -50, उधर गया तो -4, n इक्वल टू 70 बन गया। तो n इक्वल टू 70 डिवाइड बाई -4। अब चेक करो, वो कह रहा है कि m एंड n आर नेगेटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इंटीजर्स में तो नहीं ना आएगा। ये हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 70/-4। तो ये -10 वाली वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी ये सारी इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक्स एंड वाई आर इंटीजर, एक्स लेस देन 15 आ रहा है हमारे पास, एंड एक्स वाई 100 है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर वाई? वाई की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास कितनी आ सकती हैं? एक्स का मॉडुलस एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एक -15 आएगी और एक +15 आएगी। तो हम लिख सकते हैं -15 लेस देन एक्स, वाइल एक्स किससे छोटा है, 15 से है। और यहां से हम वैल्यूज की यूज करेंगे, जैसे हमारे पास y कितना आ रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 100 है। तो y की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, 100/x बनेगी। y की वैल्यू ये है। और यहाँ पे अगर हम बारी बारी पुट करें, जैसे ये -15 और 15 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 बनी ना, x इक्वल टू 1 और एक -1 बना, चेक कर सकते हो। 15 इधर गया डिवाइड हुआ या इधर किया, तो 1 बनेगी या -1 बनेगी। तो उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी, या हम -2 पुट करेंगे। फिर 3 या -3 पुट करेंगे। तो सारी वैल्यूज अगर हम इसमें यूज करते हैं तो ये किस तक जाएगी, तो ये हम अगर इसकी 1 यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, 3, तो 10 तक वैल्यूज अगर हम इसके यूज करते जाएं। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर वाई? वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगी, चेक करो। तो ये हमारे पास 1 से -1, फिर हमारे पास 2 और -2, अब टू सो ऑन लेके चलते जाएं, तो ये कितनी हमारे पास बनेंगी, 2 -2 पुट कर सकते हैं। फिर 4 और -4 भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे। फिर 5 और -5, और फिर 10 और -10 भी पुट कर सकते हैं। तो दोनों पे इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, तो टोटल वैल्यूज कितनी बनी, 1, 1, 2, 2, 4, 4, तो ये टोटल 10 बनी। तो 10 तक ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 7 और इंक्लूसिव कैन नॉट इवनली डिवाइडेड बाई 7 और 11, जो 7 और 11 पे डिवाइड नहीं किया जा सकते। तो वो 7, 14, 21 अप टू 7 आएगा, फिर अप टू 700 लास्ट पे आ जाएगा। तो एन टोटल हमारे पास कितने होंगे, 100 होंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है, लास्ट वाला कितना होगा, 693 जो डिवाइड नहीं हो सकता, और पहला कितना होगा, 11 जो डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसे ही है, और डिवाइडेड बाई 11, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास +1 करना, एन की वैल्यू निकालने का। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी, ये हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 700 टोटल थे, पहली वैल्यू 7 थी, डिवाइडेड बाई 7 + 1। ये पूरा फॉर्मूला होता है एन की वैल्यू निकालने का हमारे पास। तो यहां से हम एन को इजिली सेपरेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, दैट विल बी एन इक्वल टू 540 के करीब। यानी 540 वो हैं जो 7 और 11 पे डिवाइड नहीं होते हैं। कैसे निकालना है, उसका ये फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू जो फाइनल वैल्यू है माइनस जो इनिशियल वैल्यू है, डिवाइडेड बाई जो उनके दरमियान में डिफरेंस आ रहा है +1। ये एन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है हमारे पास, इफ m इज एन इंटीजर दैट द रिमाइंडर ऑफ 30 when divided by 31, व्हाट इज द रिमाइंडर when 22m - 21 इज डिवाइडेड बाय 62? तो हमने किसको डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है 30, m इज इंटीजर दैट हैज द रिमाइंडर, और व्हेन डिवाइडेड बाय 31, तो आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे 22m -21, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, दैट इज 22 को 21 से करें तो दैट विल बी 1321। अब 1321 को किस पे डिवाइड करना है, 62 पे। तो 1321 इज मतलब 22m - 21 करें, 1321 बना, इसको 62 पे डिवाइड करेंगे। 62 21 सा बनता है हमारे पास 124 के करीब। इसको माइनस करें तो 81 हमारे पास बनता है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बनेगा, अगर इसको दोबारा करें 81, 62 पे करें, 1 + 62, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 19। तो 19 हमारे पास रिमाइंडर इसका बनता है। थिंग इज सो सिंपल, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें आपने करना क्या है, डिवीजन का टोटल क्वेश्चन है कि 2m - 21 करो तो बनता है 1321। अब 1321 को किस पे डिवाइड करो, 62 पे। 62 टू ज़ा ये बना 124, माइनस किया तो 81 बचा, फिर 1 ज़ा 62 आया, रिमाइंडर 19 बचा। सो यही उसने पूछा हुआ था।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द सम ऑफ फाइव कंसेक्टिव और नंबर इज इक्वल टू 175। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द टुगेदर। द सम ऑफ फाइव कंसेक्टिव, कंसेक्टिव कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 175। तो ये हमारे पास मीन कैसे निकलेगी, 175/5, दैट विल बी 35। 35 मीडियन है। तो क्या बनेगा, 31, एक 33 होगा, एक हमारे पास 35 होगा, एक 37 होगा, एक 39 होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 31 और 37। तो ये हमारे पास 31 स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाई 37 और प्लस 37, मतलब इन सबको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31 स्क्वायर प्लस 37। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 31 का स्क्वायर 961 होता है, प्लस 37 कर लो, तो ये 998 बनता है। तो इन सब का हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कितना बनेगा, दैट विल बी 998। दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 97 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 21। ठीक है, तो स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, दैट इज मतलब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर का सम आ रहा है दैट इज इक्वल टू 97, और डिफरेंस उनका कितना आ रहा है, डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25 आ जाएगा। और इन दोनों का स्क्वायर का ये कितना आ रहा है, दैट इज 97 माइनस 2xy इक्वल टू 25। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये इससे माइनस करेंगे, 72, 72 डिवाइड बाई टू कितना होगा, 36। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक्स वाई प्रोडक्ट कितना निकला, 36 निकला। ओके, उसके बाद हमारे पास रूट्स और रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रूट्स और रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस। इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे है एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये, देन एक्स वाई आपने ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड आउट करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट, ये हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज 3 + 4 आयोटा के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस वाई स्क्वायर बन गया, और प्लस 2xy आयोटा बन गया, 2xy आयोटा दैट इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये पूरी टर्म 3 से कंपेयर हो सकती है और 2xy 4 से हो सकता है कंपेयर। सो आई कैन राइट के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वाइल जो हमारे पास 2xy है ये इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास जो y की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, बैक सॉल्व करते हैं। y की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं और x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूं, फर्स्ट वाला अगर मैं पुट करूं पॉइंट, तो ये 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। 2 × 2 = 4, तो एक्स वाई इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे 2 × 1 कितना आता है, 2, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद ये सी वाला चेक करते हैं, -2 अगर पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, -1 ये भी 3 आ गया, और -2 × y की जगह पे -1, तो ये भी इक्वल टू +2। सो इट मीन्स के ए और सी दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको भी और इसको भी। सो दैट इज वाई वी विल चूज बोथ ए एंड सी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 आयोटा। अगर ये हमारे पास सारा लिखा हो, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 1/3 का स्क्वायर हमारे पास बन गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1/9 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1/10 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा लिखा हुआ है, तो एक्स और वाई निकालना है। द वेरी फर्स्ट थिंग ये लिखा हुआ है 2 + 5 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 1 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, दैट गोइंग टू बी 2 × 1 2 + 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा और +5 आयोटा स्क्वायर बन गया। और नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया। ऊपर हमारे पास 2 + 7 आयोटा बन गया।
2 - 5 + 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और डिवाइडेड बाई 1 - (-1) तो ये 2 बन गया। तो ये हमारे पास बन गया, दैट विल बी -3 + 7 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास -3/2 + 7/2 आयोटा आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/2, और साथ हम लिख सकते हैं 7/2। तो -3/2 और 7/2 दैट इज इन बीटा ऑप्शन। -3/2, और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, उसने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्र हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के x - y इज अ फैक्टर ऑफ ये वाला, देन जी ऑफ एक्स, फाइंड ए की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो सिंपल इज दैट, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पे x = 2 हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो वो आप पुट करें, ये कितना बन जाएगा, f(2), तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब प्लस, आगे हमारे पास a - 3, और आगे 2 आ गया प्लस 2b, ऐसे ये =0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। g(2) निकालेंगे तो ये 3 × 2 का स्क्वायर क्यूब बन गया, और +2 का स्क्वायर प्लस 5 × a, और आगे 2 + 4b =0। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं, दैट विल बी 8 + 2a, 8 + 2a - 6 + 2b = 0। तो यहाँ से हमारे पास 2a + 2b = -2 बन गया, ये इधर भेज दिया। तो a प्लस b की वैल्यू -1 आ गई, एक ये इक्वेशन है। इन दोनों को अगर मतलब एक हमारे पास ये इक्वेशन है, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन यहाँ से बनेगी, that will be 24 + 4 + 10a + 4b = 0। तो ये बन गया 10a + 4b = -28। तो हमारे पास 5a + 2b = +14 आ गया, +14। अब ये दोनों इक्वेशन को आप लोग इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लें, तो ये बन जाएगा 5a + 2b = -14, और उसके बाद यहाँ पे बना 2a + 2b = -2, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे इसके साइन चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 3a = -12 और a = -4। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। अच्छा, आप लोगों को ना जो बेसिक मैथ नस्ट वाले हो, आपको ये पूरी पीडीएफ ना आगे फिर भेज देंगे सोल्यूशन के साथ। अब ये सारे क्वेश्चंस बाकी आप लोगों ने खुद देखते जाना है। अब इसके बाद जो नमाज के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा ना, वो मैं आप लोगों की क्लास अब स्टार्ट करूंगा।